फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम BOCW एक्ट यानी कि द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 के पार्ट 4 में है। अभी तक हमने BOCW एक्ट का पार्ट 3 तक कवर किया है, जिसमें मैंने आपको BOCW एक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एकदम डिटेल्स में बताई है। हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अब हम पार्ट 4 में और आगे बढ़ेंगे और सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो भी आगे के टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप पार्ट 4 फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पार्ट 1, 2, 3 को अच्छे तरीके से कवर कर लें, आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्ट 3 तक हमने सेक्शन 17 तक कवर किया था, जहाँ पे हमने नॉन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो वर्कर्स करते हैं वहाँ तक देखा था। अब पार्ट 18 में हम देखेंगे स्टेट वेलफेयर बोर्ड। ओके दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और वो इसी पार्ट से रिलेटेड होगी, तो आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखना, क्योंकि लास्ट में उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ओके, और अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड या फिर पूरे चैप्टर, पूरे एक्ट से रिलेटेड या फिर अदर एक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट जो कि बात करती है स्टेट वेलफेयर बोर्ड। स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टेट वेलफेयर बोर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, MCQ आ सकता है कि स्टेट वेलफेयर बोर्ड कौन बनाता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। इसमें क्या क्या होंगे? इसमें चेयरपर्सन एक होगा जो कि पूरा जो इनका मीटिंग होगा उसका चेयरपर्सन जो मेन होता है वो होगा। देन एक पर्सन होगा जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक मेंबर होगा। देन और अदर 15 मेंबर्स होंगे जिसमें 1 एटलीस्ट विमेन होगी। तो इस तरीके से स्टेट वेलफेयर बोर्ड बनेगा। ओके, अब सेक्शन 19 बात करता है सेक्रेटरी की। मतलब हर स्टेट वेलफेयर बोर्ड में एक सेक्रेटरी अपॉइंट होगा जो बोर्ड का CEO होगा, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो उसी की तरह बोर्ड में काम करेगा। देन सेक्शन 22 बात करता है फंक्शन ऑफ बोर्ड की। बोर्ड का फंक्शन क्या होगा? बोर्ड में जो मेंबर्स होंगे वो बहुत सारे मीटिंग्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो बहुत सारे काम करेंगे। उन कामों में जैसे उनका काम होगा, अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम क्या स्टेप लेना है, उसे क्या असिस्टेंस देना है, इसके बारे में ये लोग डिस्कस करेंगे। देन जो बेनिफिशियरी का पेंशन जो हमने पार्ट 3 में कवर किया है, तो उन सब के बारे में ये लोग डिसाइड करेंगे कि बेनिफिशियरी जब 60 का हो जाएगा तो उसे कैसे पेंशन देना है। देन जो भी लोन या फिर मेडिकल हेल्प बेनिफिशियरी के लिए लगेगा, ये वो सब देखेंगे। मतलब वर्कर से रिलेटेड डिसीजन बोर्ड लेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत है। ठीक है, फंक्शन ऑफ बोर्ड में ये आएगा। देन हम बात करते हैं देन सेक्शन 24 बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड। अब सेक्शन 24 बात करता है कि वेलफेयर का एक फंड बनेगा जो बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, यही बोर्ड बनाएगी। किस लिए होगा ये फंड? का क्या काम होगा? इसका काम होगा टू ग्रांट लोन। जो भी हमने देखा था फंक्शन ऑफ बोर्ड ऊपर में, जिसमें हमने देखा था वो पेंशन देंगे या फिर लोन देंगे, मेडिकल असिस्टेंस देंगे, तो ये कहाँ से देंगे? ये फंड कहाँ से आएगा? तो ये फंड आएगा वेलफेयर फंड जो बनेगा उससे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और इसका क्या काम होगा? लोन ग्रांट करना, ये सब। और इस फंड के पैसे से किसी भी जो बोर्ड के मेंबर या ऑफिसर हैं उनको जो सैलरी दिया जाएगा, जो कमीशन अलाउंस जो भी दिया जाएगा, वो टोटल एक्सपेंसेस का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल भर में 5% से ज़्यादा खर्च मेंबर और ऑफिसर के ऊपर नहीं होना चाहिए उस फंड का। ओके, फिर सेक्शन 28 बात करता है फिक्सिंग आवर्स के ऊपर। फिक्सिंग आवर्स में क्या है कि एक दिन का रेस्ट मिलना चाहिए इन 7 डेज विथ पेमेंट। मतलब जो भी पेमेंट है पर डे का, उस हिसाब से उसे पेमेंट मिलना चाहिए। छुट्टी का पैसा नहीं कटेगा और 7 डे में एक दिन छुट्टी मिलेगा वर्कर्स को। सेक्शन 29 बात करता है ओवर टाइम के ऊपर। ओवर टाइम क्या होता है? तो वेजेस एट द रेट ट्वाइस हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। मतलब जो भी उन्हें वेजेस मिलता है उसका डबल कर देना ही ओवर टाइम है। ओवर टाइम डज नॉट इंक्लूड बोनस। ओवर टाइम का जो पैसा है उसमें बोनस इंक्लूडेड नहीं होता है। इसके ऊपर MCQ आता है, ठीक है, कि ओवर टाइम में क्या इंक्लूड नहीं रहता है? तो बोनस इंक्लूड नहीं रहता है। फिर नेक्स्ट है
दोस्तों, अगर क्लास में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपके मन में कोई डाउट है या आपको कोई न्यू वीडियो पे टॉपिक चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देन अब हम बात करते हैं सेक्शन 32, जो कि ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर बात करता है। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट प्रोवाइडेड विथ 6 मीटर ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस। मतलब ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। यहाँ पे कोई नंबर वैसा नहीं दिया गया है जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में दिया गया है। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर होना ही चाहिए और कितने दूर में होना चाहिए, जो भी उनका वॉशिंग प्लेस है उसके 6 मीटर्स के अंदर में ही होना चाहिए। देन सेक्शन 33 बात करता है यूरिनल्स की, यानी वॉशरूम की। सो अगर 50 वर्कर से ज़्यादा हो तो यूरिनल्स सेटअप करने पड़ेंगे और उसका जो स्वेज होगा, मतलब जो ड्रेनेज होगा, वो सिस्टम एकदम प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। देन सेक्शन 35 बात करता है क्रचेस की। क्रचेस मतलब क्या होता है, जहाँ पे वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके जो बच्चे को संभालने की जगह। सो अगर 50 वीमेन काम करती हो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, तो उनके 6 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए क्रचेस की सुविधा उपलब्ध होगी, जो कि प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड, लाइटेड, अच्छे तरीके से क्रच बना रहना चाहिए और उसमें एक लेडी भी रहनी चाहिए जो बच्चों को संभाले। देन सेक्शन 37 बात करता है कैंटीन। तो अगर 250 वर्कर हों तो वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी देनी पड़ेगी। देन 38 बात करता है सेफ्टी कमिटी। अगर 500 वर्कर से ज़्यादा हो गए तो एक सेफ्टी कमिटी बनाना पड़ेगा। देन सेक्शन 39 बात करता है नोटिस की। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना होती है, तो एम्प्लॉयर जो है वो अथॉरिटी को फटाफट इन्फॉर्म करेगा विद इन 48 आवर्स ऑफ एक्सीडेंट। जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके 48 घंटे के अंदर एम्प्लॉयर को अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये घटना घटी है। और अगर ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं होती है, ये नहीं बताई जाती या ऐसा मेंटेन नहीं होता, सेफ्टी कमेटी नहीं बनाई जाती, ऐसा होता है तो पेनाल्टी लगेगा एम्प्लॉयर पे। कितना? 6 मंथ्स की जेल होगी या फिर 5000 रुपीज़ जुर्माना या फिर बोथ। अब चलते हैं आगे और भी। अब नेक्स्ट है सेक्शन 46, जो कि ये भी नोटिस के बारे में बात करता है। एम्प्लॉयर 30 डेज ऑफ स्टार्ट बिफोर कमेंसमेंट। जैसे ही कोई नया बिजनेस, नया इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर 30 दिन, मतलब स्टार्टिंग के भी 30 दिन पहले इंस्पेक्टर को एक नोटिस भेजेगा। वो नोटिस जो है वो रिटेन होना चाहिए, लिख के भेजेगा। वहाँ पे क्या क्या मेंशन रहेगा, तो प्लेस ऑफ वर्क कौन सा जगह है, उसका एड्रेस, फिर नेचर ऑफ वर्क क्या है, वहाँ पे किस टाइप के काम होंगे, एक्सेट्रा। ये सब कुछ लिख के इंस्पेक्टर को बताएगा कि इस जगह पे हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और ये 30 दिन पहले ही करेगा। अगर नहीं करता है एम्प्लॉयर ऐसा तो उसे पेनल्टी होगी 3 मंथ की सज़ा या फिर 2000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों। देन लास्ट एक पेनल्टी और है कि इस एक्ट में और भी कोई गलती होती है तो वहाँ पर जुर्माना लगेगा 1000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर अगर सब्सिक्वेंट यानी सेम गलती बार बार हो रही है तो 100 रुपीज़ ईच डे तक भुगतान करना पड़ेगा जब तक वो चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। सो इस एक्ट में इतना सब कुछ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की। अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज का क्वेश्चन है ओवर टाइम डज नॉट इंक्लूड। ओवर टाइम में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। मैंने पूरे वीडियो के दौरान आपको ये सेंटेंस बताया है क्या चीज़ ओवर टाइम में इंक्लूड नहीं होता है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है मतलब आपने वीडियो अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं देखी। ओके, कमेंट ज़रूर करें, मैं आप सबका कमेंट चेक करूँगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस एक्ट से रिलेटेड या फिर और भी कई एक्ट से रिलेटेड नोट्स, MCQ कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, क्या व्हाट्सएप नंबर है, एवरीथिंग। ओके, कुछ पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया तो भी आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये भी आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस, MCQ, जो भी नई नई चीज़ें आएँ वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।